नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बीजेपी पर वार की, पीएम मोदी को शरद पवार के जवाब की। देखेंगे कैसे बढ़ती जा रही है एनडीए की मुश्किलें। मोदी सरकार ने प्रचार के चलते कैसे मुश्किल में डाली लोगों की जान। जानेंगे केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के ईडी के सवालों को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मोदी सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, मोदी ने सबका साथ नहीं सबका सत्यानाश किया है। राउजवेनी कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप विधायक मनीष सिसोदिया जमानत के लिए अब करेंगे एचसी का रुख। अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल ने बीजेपी पर लगाए विभाजनकारी राजनीति करने के आरोप। कहा, अगर बीजेपी जीती तो 15 साल पीछे चला जाएगा देश। शेयर बाजार में गिरावट, 188 अंकों की गिरावट के साथ 74,482 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 38 अंकों की गिरावट के साथ 22,604 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार को घेरा। साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े किए। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी मंगलवार को चंबल इलाके भिंड जिले में पहुंचे। यहां कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। जनसभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और उनके अलग अलग सांसदों ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। उन्होंने संविधान की किताब को हाथ में लेकर बताया कि ये जनता की आत्मा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया है, कितने मजदूरों का कर्ज माफ किया। अयोध्या में भगवान राम मंदिर को लेकर राहुल ने कहा कि मंदिर के निर्माण के समय बॉलीवुड के एक्टर थे। देश का एक भी किसान, गरीब मजदूर नहीं दिखा, एक दलित पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं दिखा। राम मंदिर और पार्लियामेंट के शिलान्यास के अवसर पर आदिवासी राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वादों के बारे में जनता को अवगत कराया। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हम महालक्ष्मी योजना लागू करेंगे। हम गरीब परिवारों की सूची बनाएंगे। हर परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में देंगे। महिलाएं सुबह उठेंगी तो जादू से उनके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने कहा कि हम युवाओं के लिए भी अलग से योजना लेकर आएंगे। एक तरफ कांग्रेस के सवालों से बीजेपी घिर गई है, तो वहीं अब शरद पवार ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। मोदी ने शरद पवार का नाम लिए बिना उन्हें भटकती आत्मा कहा था। अब पवार ने उन्हें भटकती आत्मा का मतलब समझा दिया है। तो क्या कहा पवार ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने पुणे में कहा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता का दौर 45 साल से चल रहा है। पवार का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा था कि एक भटकती आत्मा के चलते ये सब कुछ चल रहा है। ये आत्मा न सिर्फ विरोधियों को स्थिर करती है बल्कि कुछ भी कर सकती है। ये आत्मा अपनी पार्टी और परिवार को भी नहीं छोड़ती। पीएम के बात पर अब शरद पवार ने भी पलटवार किया है। पीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी आजकल मुझ पर काफी गुस्सा है। एक वक्त उन्होंने कहा था कि वो मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए। अब वो कह रहे हैं कि मैं भटकती आत्मा हूँ। हाँ, मैं हूँ किसानों के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। मेरे किसानों का दर्द बताने के लिए भटकता हूँ। महंगाई से आम आदमी परेशान है, ये बताने के लिए भटकता हूँ। पवार ने साफ कर दिया कि आम लोगों की मदद के लिए अगर वो भटक रहे हैं तो उन्हें इसमें खुशी है। इस मामले में पवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का भी साथ मिला है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो पीएम मोदी को अघोरी आत्मा बताते हुए कहा कि पीएम मोदी की आत्मा दिल्ली से महाराष्ट्र आती है और भटकती है। उनकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि 4 जून के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए शमशान की तरह हो जाएगा, इसलिए मोदी की आत्मा भटक रही है महाराष्ट्र में। यह अघोरी आत्मा है मोदी की। बीजेपी का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में होगा। पवार के तेवरों से साफ है कि वो अब पूरी तरह से तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किलें पूरे देश में ही बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर कर्नाटक में महिलाओं के शोषण का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी और जेडीएस पर हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया है और इसमें बीजेपी और एनडीए बुरी तरह से फंस गए हैं।
चुनावों से पहले आए स्कैंडल को इंडिया गठबंधन जमकर उठा रहा है। बीजेपी की बुरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। इंडिया के सवालों का बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर सेक्स स्कैंडल का खुलासा होने के बावजूद जेडीएस सांसद रेवन्ना कैसे देश से भागने में कामयाब हो गया, किसकी मदद से रेवन्ना ने छोड़ा देश और कौन है जो विदेश में उसकी मदद कर रहा है। जेडीएस और बीजेपी इस मुद्दे पर बुरी तरह से फंस गई है। कर्नाटक में ये दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी दिखाई दे रही है। विपक्ष पीएम मोदी के उस वीडियो को जमकर वायरल कर रहा है जिसमें पीएम मोदी रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं और इस बीच जेडीएस के अंदर भी बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। पार्टी के अधिकांश विधायकों ने रेवन्ना के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर दी है। विधायकों के बागी तेवर देखकर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को जेडीएस कोर कमेटी की बैठक बुला ली। इसमें प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। साफ कर दिया कि जब तक एसआईटी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक रेवन्ना पार्टी से सस्पेंड रहेंगे। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण, आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप है। रेवन्ना कर्नाटक के हासन से एनडीए उम्मीदवार है, जहां 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग से पहले ही रेवन्ना के वीडियो वायरल होने लगे थे और जैसे ही वोटिंग हुई वैसे ही रेवन्ना जर्मनी भाग गए। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिला उत्पीड़न को लेकर बीजेपी पहले से ही मुश्किल में फंसी हुई थी, तो अब कोरोना वैक्सीन को लेकर हुए खुलासे ने उसकी मुसीबत को और बढ़ा दिया है। तो क्या खुलासा आया है सामने, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। कोविड वैक्सीन पर एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जिसने कोविड काल में देश विदेश में कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया नाम से कोविड वैक्सीन बेची थी। कोविशील्ड वैक्सीन भारत में 70% से अधिक लोगों को लगाई गई है और पीएम मोदी ने खुद इसका जमकर प्रचार किया था। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो छपी होती थी। पीएम के भरोसे में कोविड के डर के चलते जनता ने कोरोना महामारी से बचने के लिए ये वैक्सीन तो लगवा ली, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उस पर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में अपनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने बताया कि उनकी वैक्सीन से कुछ मामलों में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। इस खुलासे के बाद वैक्सीन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जनता मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कर जनता को वैक्सीन की प्रभावशीलता का भरोसा दिलाकर सबको ये वैक्सीन लगवाई। कोरोना के दौर में भी सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा किए बिना ही उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। तर्क दिए जा रहे थे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही सप्लाई कर दी गई। और अब जब इन साइड इफेक्ट्स की पुष्टि हो गई है तो मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। जनता के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा सकता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने पूरे देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर क्या सफाई देंगे पीएम मोदी और इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए अब क्या कार्रवाई आती है सामने। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ प्रचार के लिए लोगों की जान संकट में डाली गई। वैसे एक सवाल ये भी है कि जिस कंपनी ने कोविशील्ड बनाई उसने बीजेपी को चंदा भी दिया था। सवाल कई हैं जिनके जवाब शायद ही मिले, लेकिन ईडी को उन सवालों के जवाब जरूर देना पड़ेगा जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई थी। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से जवाब मांगा है। इस बारे में ईडी से शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है। कोर्ट में सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से सवाल किया कि क्या कोई दस्तावेज है जिस पर यकीन किया जा सकता है और किस पर नहीं, तो इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं। सिंघवी ने कोर्ट में इस केस में गवाहों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी पर दबाव बनाया गया कि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दे जिसके एवज में वो अपने बेटे राघव मगुंटा को जमानत दिला सके। एमएसआर के बयान के अगले ही दिन राघव को जमानत मिल गई। ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उनमें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं है। ये बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित है।
सिंघवी की दलीलों को लेकर कोर्ट ने ईडी से पूछा कि बताएं आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की? क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना यहाँ जो कुछ हुआ है उसे लेकर आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं? इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है। जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है तो इसमें पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष है। हमें बताया कि केजरीवाल मामला कहां है। कोर्ट ने पूछा कि पूरी कार्यवाही शुरू होने और फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच इतने समय का अंतराल क्यों है। फिलहाल अब शुक्रवार को ईडी को इस मामले में जवाब देना है। ईडी को 3 मई को जवाब देना है। आपकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है तो दूसरी तरफ गुजरात में क्षत्रिय समाज ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को करारा जवाब देना है। चुनावों के बीच क्षत्रिय समाज का गुस्सा बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अब क्षत्रिय समाज ने वोटिंग को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या ऐलान किया है क्षत्रिय समाज ने, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार बीजेपी के लिए पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में चुनाव जीत पाना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। 7 मई को गुजरात की 25 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से पहले ही बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल राजपूतों ने रूपाला का टिकट नहीं काटने पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से लगभग 1 सप्ताह पहले क्षत्रिय समाज ने रविवार को सूरत में एक बड़ी जनसभा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने इस जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान क्षत्रिय नेताओं ने एक बार फिर रूपाला के बयान पर सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। नेताओं ने जनसभा में उपस्थित लोगों से 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अपने वोट को तलवार के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट के अनुसार बारडोली में क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य समन्वय समिति के सदस्य करण सिंह चावड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बीजेपी चुनाव चिन्ह के आगे वाले बटन को साफ रखना है और उसे छूना नहीं है। इसे स्ट्रांग रूम में ऐसे ही भेजा जाना चाहिए। इस बीच वडोदरा में भी क्षत्रिय समाज की बड़ी रैली हुई, जिसमें बीजेपी को हराने का ऐलान किया गया। बता दें कि पिछले महीने एक कार्यक्रम में बोलते हुए रूपाला ने कहा था कि राजपूत राजा अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। तब से पूरे राज्य में रूपाला और भाजपा के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि परसोत्तम रूपाला को खड़ा रखना अब बीजेपी के लिए गलत फैसला साबित होता नजर आ रहा है। एक तरफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी को लेकर बीजेपी टेंशन में है, तो दूसरी तरफ मणिपुर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसने बीजेपी की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मणिपुर में 1 साल पहले 2 महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर सुनाया था। और अब 1 साल बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें मणिपुर पुलिस और सरकार दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। लगभग साल भर पहले मणिपुर में 2 महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो सामने आया था। वीडियो में महिलाओं की परेड कराई गई थी। मामले की जांच बाद में सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई ने जांच के बाद जो चार्जशीट अदालत में पेश की उसमें बेहद हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार भीड़ द्वारा जब कुकी जोमी समुदाय की दोनों पीड़िताओं को परेड कराया गया, लेकिन उसके ठीक पहले वो पुलिस की गाड़ी में बैठने में कामयाब हो गई थी। दोनों महिलाओं ने पुलिस से सुरक्षित जगह ले जाने की फरियाद की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने से इनकार कर दिया। कह दिया कि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। पुलिस गाड़ी के साथ आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी थी। पीड़ित महिलाएं बार बार पुलिस कर्मियों से मदद मांगती रहीं, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। बाद में जैसे ही वहां पर कई लोग पहुंच गए तो घटना स्थल पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी वहां से चले गए, जिससे पीड़ित असुरक्षित हो गयी। जल्द ही लोगों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई। इन लोगों ने फिर महिलाओं को पुलिस की गाड़ी से जबरन उतार दिया और उनका उत्पीड़न करने के साथ ही परेड भी कराई गई। ये मामला आपको बता दें कि 30 मई 2023 का है। हालांकि घटना का वीडियो जुलाई में वायरल हुआ था। इस वीडियो के आने के बाद देश भर में हंगामा मच गया था। साफ है, अगर सरकार के सख्त आदेश होते तो पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया होता तो इस घटना से बचा जा सकता था। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। पतंजलि और रामदेव के शायद अब अच्छे दिन नहीं रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
उनको बुलाकर शीर्षासन करवा दिया और उनसे माफीनामा लिखवाया। दूसरी तरफ उनकी 14 प्रोडक्ट को, उनके लाइसेंस को उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। अब देखना यह है कि दुनिया भर में जान बचाने की दवाइयाँ बेचने वाला ये आधुनिक व्यापारी अपने अरबों रुपए के इस कारोबार को बचाने के लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।